हाइड हो चुकी है। या फिर आप एक साथ करना चाहते हैं तो आप एक साथ सबको सेलेक्ट करके भी या तो राइट क्लिक करके हाइड करें, चाहे आप ये फॉर्मेट में जाके हाइड अनहाइड के ऑप्शन में हाइड रो करें। तो देखिए 8, 9, 10, 11 जो सेलेक्ट है वो हाइड हो जाएगी। ये देखिए 8 के बाद डायरेक्टली 12 आ गया है। और अगर आप चाहते हैं कि एक साथ नहीं हम सेलेक्टेड करना चाहते हैं तो एक को सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करें और दूसरा सेलेक्ट करें। जैसे हम 14 और 16 चाहते हैं, 15 को नहीं हाइड करना चाहते, तो हमने ये दोनों कंट्रोल के साथ एक साथ सेलेक्ट कर ली और राइट क्लिक करके या फिर फॉर्मेट ऑप्शन में जाके भी हम हाइड कर सकते हैं। ये हाइड लो। तो देखिए 14 और 16 दोनों हाइड होगी, लेकिन 15 नहीं। अब हम बात करते हैं उनको वापस अनहाइड करने की। तो देखिए यहाँ पे अगर हमें पर्टिकुलर एक वापस रो को अनहाइड करना है, तो जैसे 2 को वापस अनहाइड करना है, दोनों रो को एक साथ सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके अनहाइड का ऑप्शन, ये अनहाइड करेंगे तो देखिए 2 अनहाइड हो चुकी है। उसके अलावा देखिए उसके बाद हमने की है 7 वाली हाइड, तो 6 और 8 को सेलेक्ट किया है, दोनों रो को फॉर्मेट ऑप्शन में जाके हाइड अनहाइड, और इसमें हमने अनहाइड रो किया तो देखिए 7 अनहाइड हो चुकी है। और फिर अगर आप चाहते हैं कि इसमें से पूरी शीट में से टोटल जितने भी हमने रो हाइड किए हैं वो सब एक साथ अनहाइड हो जाएं, तो आप इस पूरी शीट को सेलेक्ट करेंगे। देखिए या तो आप कंट्रोल ए शॉर्ट कमांड को यूज़ कर लीजिए या फिर आप यहाँ पे अपना कर्सर रख के क्लिक कीजिए, तो पूरी शीट आपकी सेलेक्ट हो जाती है। और फिर चाहे तो आप राइट क्लिक करके यूज़ करें अनहाइड का ऑप्शन, या फिर फॉर्मेट ऑप्शन में जाके हाइड अनहाइड के ऑप्शन में जाके अनहाइड रो करेंगे, तो जितनी आपने हाइड की थी वो सारी एक साथ अनहाइड हो जाती है। देखिए अब आपके सीरीज नंबर सीक्वेंस में वापस आ चुके हैं। तो अब हम आगे देखते हैं कि किसी कॉलम को हाइड और उसको अनहाइड कैसे करते हैं। तो देखिए जैसे हमारे पास जो टेबल है उसमें आपको कॉलम भी हाइड करने हैं, तो कोई पर्टिकुलर एक कॉलम हाइड करना है तो उसको आप सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके कॉलम हाइड का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ से कॉलम हाइड किया जा सकता है। या फिर अगर आप एक साथ कोई 2-3 कॉलम एक साथ भी सेलेक्ट करके भी आप यहाँ से उसको हाइड कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे और कॉलम हाइड यहाँ से करेंगे हम हाइड के ऑप्शन से, तो ये हाइड हो जाता है। अब अगर हम चाहते हैं कि हमें अनहाइड करना है वापस, तो अनहाइड करने के लिए वही प्रोसेस हम यूज़ करेंगे जो हमने रो के समय में किया है। तो जैसे हमें यहाँ पे कुछ कॉलम्स हमने हाइड कर रखे हैं, तो आप उसको सेलेक्टेड कर लीजिए और राइट क्लिक करके अनहाइड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो जो जो कॉलम वहाँ पे हाइड थे वो सारे अनहाइड हो जाएंगे। या फिर दूसरा तरीका है कि अगर हम किसी भी कॉलम को हाइड करते हैं तो इसके हम वापस इसको हाइड कर देते हैं। ये देखिए हमने इसको वापस हाइड कर दिया और फॉर्मेट ऑप्शन में जाके यहाँ पे भी आपको हाइड और अनहाइड का ऑप्शन मिलेगा। अनहाइड कॉलम करेंगे तो वो कॉलम अनहाइड हो जाएगा। या फिर आपको एक तरीका दिया था कि हमें पूरी शीट को सेलेक्ट करके अब हम अनहाइड कर सकते हैं, तो अनहाइड के लिए आपको या तो फॉर्मेट के ऑप्शन में जाएं फिर अनहाइड करें, या फिर राइट क्लिक करके भी आप अनहाइड कर सकते हैं। एक्सेल में किसी भी रो या कॉलम को ग्रुप और अनग्रुप, देखिए ग्रुप और अनग्रुप कैसे किया जाता है उसके लिए एक्सेल में एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया गया है जो आपको डेटा टैब में मिलेगा। डेटा टैब में ये ग्रुप और अनग्रुप का ऑप्शन दिया गया है। किसी भी रो या कॉलम को अभी के लिए अगर हमें इसको छिपाना है, हाइड करना है, तो हम उसका एक ग्रुप बना के उसको हाइड कर सकते हैं और वापस दोबारा उसकी ज़रूरत हो उस डेटा की तो हम उसको वापस अनग्रुप कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे ग्रुप और अनग्रुप का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास टेबल दी हुई है। इस टेबल में हम ये चाहते हैं कि क्वांटिटी, प्राइस, टोटल, डिस्काउंट सारे हाइड हो जाए, सिर्फ इसकी प्रोडक्ट का कितना नेट प्राइस कितना है वो ही पता चले। तो हमें ये सारे बीच के जितने भी रेस्ट जो कॉलम दिए गए हैं इन सभी को हमें हाइड करना, तो हम इनको सेलेक्ट कर लेंगे, इन कॉलम्स को हम सेलेक्ट करके, और उसके बाद हमें डेटा टैब में ग्रुप ऑप्शन में जाना है। ग्रुप में जाके इसका ग्रुप बना लें, रो या कॉलम। अभी हमने कॉलम सेलेक्ट किए हैं तो हमें कॉलम लेना है, ओके कर देंगे। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके यानी क्वांटिटी से लेकर डिस्काउंट तक के जो कॉलम है वो सारे ग्रुप बना दिए गए हैं। अब एक साथ ग्रुप बना दिए गए हैं, लेकिन अगर हम एक साथ इनको हाइड करना चाहें तो कैसे करेंगे? देखो सभी के ऊपर आपको एक डॉट दिख रहा है,
हर एक उस कॉलम के ऊपर आपको एक डॉट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है इसका ग्रुप बना हुआ है और एक माइनस का साइन भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। इनको हाइड करने के लिए आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो देखिए ये सारे वो हाइड हो गए हैं। एक के बाद डायरेक्टली F आ गया, जितने बीच में और जो कॉलम बने हुए थे वो सारे हाइड हो चुके हैं। यानी आपको सिर्फ प्रोडक्ट और नेट प्राइस देखना है। उस प्रोडक्ट की नेट प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको क्वांटिटी नहीं देखना है, उसका डिस्काउंट कितना मिला है ये नहीं देखना है, उसका टोटल नहीं देखना है, हमें तो सिर्फ उसका नेट प्राइस कितना है वो देखना है। और वापस उनको हाइड किए को अनहाइड करना है तो इसी पे आप जैसे प्लस का सिंबल दिख रहा है उस पर क्लिक करें। ये देखिए वापस वो पूरी टेबल आपके सामने वापस आ जाती है। तो आप चाहें तो एक किसी कॉलम को भी या दो किसी कॉलम को या तीन किसी कॉलम को अगर आप ग्रुप बना के रखना चाहें तो इस तरह से ग्रुप बना के आप रख सकते हैं। फिर अगर हम चाहें तो इसको अनग्रुप भी कर सकते हैं। अनग्रुप करने के लिए अनग्रुप का ऑप्शन दे रखा है, ये अनग्रुप, और इसको हम अनग्रुप करेंगे। किसको करा था हमने, कॉलम को, तो कॉलम सेलेक्ट किया, ओके। लेकिन आपको यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है कि जितना आपने कॉलम हाइड और अनहाइड किया था, जब ग्रुप अनग्रुप करते हैं तो वापस उस पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट करना जरूरी है, नहीं तो ये कंडीशन आपकी हो जाएगी। तो इसको हम देखिए, हम आपको वापस करके दिखाते हैं। जो हमने क्वांटिटी, प्राइस और टोटल और डिस्काउंट का जो हमने ग्रुप बनाया था उसको अनग्रुप करने के लिए वापस उसी एरिया को सेलेक्ट करें, अनग्रुप ऑप्शन में जाएं और अनग्रुप पे क्लिक कर दें, ये कॉलम, ओके। तो देखिए अब कंप्लीटली आपका अनग्रुप हो चुका है। तो जहां से आप ग्रुप बनाते हैं उसी पोर्शन को आप वापस अनग्रुप करना चाहें तो अनग्रुप उसी पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट करके ही आप वापस अनग्रुप। उसके बाद ये तो हुई कॉलम की बात, हमने कॉलम को ग्रुप बना के और उनको हाइड कर दिया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम रो को भी करें, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट दे रखे हैं, CD है, DVD है, CPU है, हार्ड डिस्क है, हेडफोन है, जो जो पर्टिकुलर आप चाहते हैं कि ये हम हाइड कर दें। जैसे अभी हमें यहाँ से मॉनिटर को हाइड करना है तो हमने मॉनिटर सेलेक्ट कर लिया और इसको हमने ग्रुप बना के हाइड कर लिया, एक ग्रुप बना दिया, इसका एक ग्रुप बन गया। अब हम लेंगे रो का ऑप्शन, ये ग्रुप बना दिया, इसका मतलब ये है कि ये ग्रुप बन गया है। फिर आप चाहते हैं कि हम माउस का भी कर दें तो माउस को भी सेलेक्ट कर लिया, ये ग्रुप कर लिया, रो को सेलेक्ट किया, ये रो। इस तरह से जो भी आपके पास दिया गया डेटा है उसके अकॉर्डिंग आप किसी ग्रुप बनाना चाह रहे हैं और उसको हाइड करना चाह रहे हैं तो आप हाइड कर सकते हैं उसका ग्रुप बना के। अब देखिए हमने यहाँ पे 3 आइटम्स पे इनका ग्रुप बना दिया। यहाँ पे जो ये दिखाई दे रहा है इसका मतलब ये है कि वहाँ पे वो ग्रुप बना हुआ है। आप जैसे उस पर क्लिक करते हैं तो वो देखिए वो हाइड हो गए हैं, यानी माउस और मॉनिटर दोनों ही यहाँ से सीरीज रो की हट चुकी है। इसलिए यहाँ पे देखो सीरीज नंबर भी 13, 14, 15 और डायरेक्ट 22 आ गए। इनके बीच की जो रो थी वो हाइड है। जैसे रैम है, रैम को भी हमने हाइड कर दिया, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे इस माइनस के साइन पे तो ये हाइड हो गए। तो इस तरह से पर्टिकुलर आइटम को अगर आप हाइड करना चाहें हाइड कर सकते हैं, किसी भी रो या कॉलम को हाइड करना चाहें हाइड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो ग्रुप हम डेटा मेनू में जाके ग्रुप बना सकते हैं और फिर उनको हाइड कर सकते हैं। वापस अनहाइड करना है तो इसी पे क्लिक करो, ये वापस अनहाइड हो गया, इसको भी क्लिक किया, ये अनहाइड हो गया। फिर अगर आप चाहते हैं कि हमें मॉनिटर को नहीं, मॉनिटर का अनग्रुप करना है तो खाली मॉनिटर को सेलेक्ट करके अनग्रुप ऑप्शन में जाके अनग्रुप कर दो। रो ही ले रखा है और हमें रो ही लेना है। ये देखिए खाली मॉनिटर का अनग्रुप हुआ है, माउस का नहीं हुआ है, क्योंकि माउस का हमने अलग से लिया था तो अलग से ही हमें वापस उसको अनग्रुप करना होगा। तो आपको वही डेटा सेलेक्ट करना है जहां से आपको अनग्रुप करना है। फिर अनग्रुप ऑप्शन में जाके अनग्रुप कर दिया, ओके कर दिया। ये देखिए यहाँ से भी हट गया और रैम पे भी लगा रखा है हमने ग्रुप, तो रैम से भी हटाना है तो हम अनग्रुप कर सकते हैं, अनग्रुप में जाके अनग्रुप। इस तरह से हम किसी भी डेटा को, किसी भी रो या कॉलम को आप ग्रुप करके उसको हाइड कर सकते हैं और उसको हम एज इट इज पोजीशन में लेना चाहते हैं तो उसको अनग्रुप किया जा सकता है ताकि वहां से ग्रुप का ऑप्शन हट जाए और वापस आपका नॉर्मल डेटा जैसा पहले था वैसा ही हो जाए। एक्सेल में ऑटोफिल प्रॉपर्टी, यानी एक्सेल की एक ऑटोफिल प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण हम कोई भी सीरीज नेम, मंथ नेम, डेज नेम अगर हम लिखना चाहें तो डायरेक्टली हम एक कैरेक्टर या एक वर्ड को लिख के हम उसको ड्रैग करेंगे तो बाकी सीरीज भी उसमें ऐड हो जाती है। देखते हैं, आइए जानते हैं कैसे होता है। देखिए सबसे पहले हम अगर कोई सीरीज नेम लिखना चाहते हैं, यानी सीरीज नंबर हमें बनाने हैं, तो देखिए हम यहाँ पे एक हेडिंग बनाते हैं
सीरियल नंबर की, हमने सीरियल नंबर बनाया। अब हमें कंटिन्यू में सीरियल नंबर लेना है। हमने लिखा 1 और उसके नीचे लिखा 2। अब हमें कंटिन्यू में रेगुलरली अगर सीरीज नंबर लेना है तो 1 और 2 को आपको दोनों को एक साथ सेलेक्ट करना होगा। तो ये सेल हम दोनों एक साथ सेलेक्ट करते हैं। दोनों को एक साथ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आप अपने कर्सर को राइट साइड में रखें। देखिए इसका साइज जो है वो थोड़ा सा आपको चेंज दिख रहा है। अब आप लेफ्ट माउस बटन से नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये कंटिन्यू में सीरीज नंबर ऐड हो जाती है। सीरीज नंबर लेने के लिए आपको 1 और 2 यानी जो भी नंबर आपने लिखा है उसी का डिफरेंस आगे वो कंटिन्यू लेता है एक्सेल की ऑटोफिल प्रॉपर्टी। लेकिन अगर आप कोई भी नंबर नहीं लिखते हैं, जैसे हमने इसको यहाँ से डिलीट किया, हमने सिर्फ 1 लिखा, 1 के नीचे 2 क्यों लिखा वो देखिए, जब हम 1 लिख के अगर ड्रैग करते हैं तो सेम नंबर कॉपी हो जाता है। इसलिए हमें डिफरेंस में कोई दूसरा नंबर देना है। अगर हम डिफरेंस में कोई दूसरा नंबर देते हैं तभी वो उसको ऑटोफिल प्रॉपर्टी के कारण वो उसको आगे से कंटिन्यू में सीरीज ले लेता है, क्योंकि जो डिफरेंस 1 और 2 में है वही डिफरेंस वो आगे कंटिन्यू ले लेता है। वही डिफरेंस आपको 3 और 4 में दिखेगा, वही 5 और 6 में दिखेगा, वही 6 और 7 में दिखेगा। और एक तरीका और है, यहाँ पे एक आइकन देखिए आपको दिखाई देता है। ये ऑप्शन आपके पास ऑटोफिल ऑप्शन कहलाता है। इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए अभी फिल सीरीज वाला ऑप्शन सेलेक्टेड है क्योंकि सीरीज कंटिन्यू में फिल है। अगर हम कॉपी वाला ऑप्शन लेते हैं तो देखिए कुछ इस तरह से ये नंबर आते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि इसको सीरीज नंबर में ही सेट करें तो फिल सीरीज वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पे सीरीज फिल हो जाती है। इसके अलावा अगर आप डिफरेंस में, जैसे हम यहाँ पे 5 लिखते हैं और 5 के नीचे वाले सेल में हम 8 लिखते हैं, तो 5 और 8 में जो डिफरेंस है वही डिफरेंस हमें कंटिन्यू आगे लेना है। तो आप इन दोनों नंबर को अगर एक साथ सेलेक्ट करते हैं इस तरह से और फिर इसी के राइट साइड में अपना कर्सर रख के इसको ड्रैग करेंगे तो यही डिफरेंस आपको आगे भी मिलेगा। 5 और 8 का डिफरेंस वही 8 और 11 का डिफरेंस वही 11 और 14 का डिफरेंस। जैसे कोई टेबल बनानी हो तो टेबल में जैसे हमें 4 की टेबल बनानी तो हमने 4 और उसके नीचे लिखा 8, तो इसके अकॉर्डिंग जैसे 4-4 का डिफरेंस आपको कंटिन्यू लेना है तो एक टेबल बन जाती है। तो इसको हम दोनों को एक साथ सेलेक्ट करके राइट साइड में अपना कर्सर रखा और उसको ड्रैग कर दिया तो देखिए ये 4 की टेबल इस तरह से बन जाती है। तो आपको सीक्वेंस में कौन सा नंबर आपको देना है वही नंबर आप देंगे। अगर आपने डिफरेंस में कोई नंबर नहीं दिया तो वही सेम नंबर को वो कॉपी कर देता है। और फिर सीरीज अगर आपको चेंज करनी है तो यहाँ से भी हम सीरीज को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा ऑटोफिल प्रॉपर्टी मंथ के नाम पे भी चलती है। जैसे हमें यहाँ पे मंथ के नाम लिखने हैं, अब मंथ के में से कोई भी हम नाम लिख सकते हैं, जनवरी ले सकते हैं, फरवरी ले सकते हैं, मार्च ले सकते हैं। हमने लिखा मंथ और इसको हमने खाली एक मंथ का नाम लिखा और इसको हमने कर दिया ड्रैग। कर्सर वही राइट साइड में रखा है तो देखिए ये मंथ यहाँ पे इस तरह से आपको दिखाए जाते हैं। यानी मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, वापस वो रिपीट होता जाते हैं जितने आप उसको ड्रैग करते हैं। कोई भी मंथ का नाम लिखे, जैसे आपने जनवरी लिखा तो आपके पास जनवरी के बाद सारे मंथ एक साथ आएंगे। ये हमने लिखा, कर्सर को राइट साइड में रखा और इसको ड्रैग कर दिया तो देखिए ये जनवरी से लेकर दिसंबर तक सारे मंथ ऐड हो जाते हैं। इसके अलावा हम वीक डे डालना चाहते हैं तो जैसे हमें यहाँ पे डेज लिखने हैं तो डेज में भी आप कोई भी नाम लिखें। जैसे आप अगर चाहते हैं कि मुझे मंडे लिखना है तो आपने मंडे लिखा। अगर आप शॉर्ट में लिखेंगे तो वो शॉर्ट में बताएगा, अगर फुल में लिखेंगे तो फुल में बताएगा। फिर कर्सर यहाँ रखा, राइट साइड में उसको ड्रैग कर दिया तो देखिए यहाँ पे सारे डेज आपके पास एक साथ आ जाते हैं। तो आप अगर डेज का नाम, मंथ का नाम या कोई सीरीज नंबर लिखना चाहते हैं तो एक्सेल की ऑटोफिल प्रॉपर्टी से आप कंटिन्यू में सारे मंथ ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें कोई टाइम देना हो, जैसे हम कोई टाइम डालना चाहते हैं तो देखिए टाइम का थोड़ा सा आप अगर फॉर्मेट देखना चाहते हैं, जैसे हम कोई नंबरिंग डालते हैं 10:20, हमने 10:20 डाला। देखिए यहाँ पे एक, अगर आपके पास 2 के बाद 0 नहीं आता है तो इंक्रीज इंडेंट करके आप उसका 2 के बाद 0 ले सकते हैं।
अब हम अगर इसको खाली सिंगल ड्रैग करते हैं तो देखिए क्या होता है, सेम वही नंबर आगे से आगे कॉपी हो गया है, क्योंकि ये फॉर्मेट नंबर में चल रहा है। हम ये चाहते हैं कि हमें डिफरेंस में कोई दूसरा नंबर चाहिए, तो आप डिफरेंस में कोई दूसरा, यानी आप डिफरेंस में अलग टाइमिंग डालना चाहते हैं। अभी तो सेम नंबर कॉपी हो गया है, हम ये चाहते हैं कि इस पूरी सीरीज में सीरीज नंबर के हिसाब से आए। जैसे देखिए यहाँ पे ऑटो फिल ऑप्शन में जाके हम ये फिल सीरीज करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। देखिए जैसे सीरीज नंबर में हमने फिल्स वाला ऑप्शन यूज किया तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यू में वही सीरीज नंबर आ जाता है। और दूसरा, अगर हम टाइम को यूज करते हैं तो टाइम में एक एक घंटा डिफॉल्ट आपको दिखाया जाएगा। 10 के बाद 11, 12, 13, 14 इस तरह से टाइमिंग चल रही है। और उसके आगे जो मिनट है वो मिनट सेम है, यानी सेम कॉपी हो गया है। और अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो देखिए हम यहाँ पे कुछ और चेंज करके हम इसमें ऐड करते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं 10:22। अब 20 और 22 में 2-2 मिनट का डिफरेंस है। अगर हम इन दोनों नंबर को एक साथ सेलेक्ट करके हम इसको कॉपी करते हैं, नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो देखिए वही 2-2 का डिफरेंस आपको सभी मिनट में दिखाया जाएगा। ये देखिए आवर्स वही है लेकिन मिनट चेंज हो गया है। इस तरीके से आप इसको ऑटोफिल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप इसमें डेटा को फिल कर सकते हैं जिस टाइप से आप अपने डेटा में लेना चाहते हैं। टाइम मेंशन करना चाहते हैं, डेट मेंशन करना चाहते हैं। अब हम देखते हैं डेट का। अगर हमें डेट चाहिए, हम ये चाहते हैं कि हमें डेट लेनी है, हमने डेट ली, जैसे आज की हमने डेट डाल दी। अब अगर ये आप डेट को ड्रैग करते हैं तो देखिए आगे से आगे एक एक डे आपको दिखाई जा रही है, क्योंकि एक्सेल की ऑटोफिल प्रॉपर्टी ही यही होती है। तो आपके पास जब डेट दी गई है तो नेक्स्ट डे को वो ले लेता है, उसके बाद उसकी नेक्स्ट डे को लेगा, उसकी नेक्स्ट डे को लेगा। हम ये चाहते हैं कि सेम डेट कॉपी हो जाए, तो यहाँ पे इस आइकन पे यानी इस ऑटोफिल ऑप्शन पे आप क्लिक करें, कॉपी सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए सेम ही आपके पास डेट कॉपी हो गई है। और अगर आप चाहते हैं कि सीरीज को कॉपी करना यानी फील्ड सीरीज करेंगे तो देखिए नेक्स्ट डे वाली डेट आपके सामने मेंशन होगी। तो इस तरह से हम अपने डेटा को डेट में, टाइम में, डेज में, मंथ में और सीरीज नंबर में आप एक्सेल में जब भी काम करते हैं तो इस ऑटोफिल प्रॉपर्टी से आपको काफ़ी मदद मिलती है। इसके अलावा देखिए जब हम डेट मेंशन कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि हमें 5-5 दिन का डिफरेंस यहाँ पे मिले। तो डिफरेंस में हमें क्या करना है, देखिए हमने यहाँ पे नीचे वाले सारे सेल को हमने कर दिया है ब्लैंक और इसके नीचे हमने डेट डाल दी है। जैसे हमने 5 तारीख यानी 5 का डिफरेंस हमने बना दिया। और अब हम इन दोनों सेल को एक साथ सेलेक्ट करते हुए फिर ड्रैग करेंगे तो देखिए वही डिफरेंस आगे आपको दिखाई देगा, यानी 5-5 का दिन का डिफरेंस आपके पास यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से अलग अलग फॉर्मेट में हम अगर अपने डेटा को चाहते हैं तो आप एक्सेल की ऑटोफिल प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। शीट के ऑप्शंस देखिए, शीट्स एक्सेल में जो पेजेस होते हैं उनको हम शीट कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक एक्सेल की शीट दिखाई दे रही है। ये एक्सेल की जो शीट है आपको यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ बॉटम में आपको शीट 1, शीट 2, शीट 3 ये दिखाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि डिफ़ॉल्ट रूप में जब भी आप एक्सेल स्टार्ट करते हैं 3 शीट इंसर्ट होती है। एक्सेल की जो फाइल है वो वर्कबुक कहलाती है और आपकी उसके अंदर जो फाइलें होती हैं, जो पेजेस होते हैं वो शीट्स कहलाते हैं। टोटल शीट एक्सेल में 256 होती है। आप अगर एक एक्सेल की वर्कबुक में काम करना चाहते हैं तो कई सारी शीट आप उस एक ही वर्कबुक में इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक्सेल में और शीट कैसे इंसर्ट की जाए। देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 शीट्स तो ये दे रखी है और एक अलग से एक शीट और बनी हुई है। अगर हमें और इंसर्ट करनी है
तो यहाँ पे एक आइकन दिया गया है, उस पर हम अगर क्लिक करते हैं तो और शीट इस तरह से इंसर्ट हो जाती है। अब अगर आप ये चाहते हैं कि हम इस शीट को और भी तरीके से इंसर्ट करें, तो देखिए शीट इंसर्ट करने का एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पर क्लिक करते जाएं, तो 1 बाय 1 जो है वो शीट इंसर्ट होती जाएगी। आप ये चाहते हैं कि मुझे किसी 2 शीट के बीच में एक शीट को लेना है, तो शीट 1 और 2 के बीच में लेना है, तो 2 को आप सेलेक्ट करके रखें, राइट क्लिक करें, माउस का राइट क्लिक, और यहाँ पे एक इंसर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, इंसर्ट पे क्लिक करें, वर्कशीट पर क्लिक करें और ओके कर दें। तो देखिए एक शीट जो यहाँ पे इंसर्ट होने वाली थी वो शीट यहाँ पर इंसर्ट हुई, यानी 9 तक तो यहाँ चल रहा है, लेकिन 9 के बाद शीट इंसर्ट हुई है 10 यहाँ पर। इसी तरीके से हमें अगर एक तरीका और मिले कि हम और शीट इंसर्ट कर सकें, तो हम एक तरीका और दिखाते हैं। 2 और 3 के बीच में अगर हमें इंसर्ट करना है तो आपको अपना 3 सेलेक्ट करके रखना है और आपको इस होम मेनू के इंसर्ट ऑप्शन में जाना है, इंसर्ट को ओपन करना है। यहाँ पे आपको दे रखा है इंसर्ट शीट। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो 3 से पहले एक शीट और इंसर्ट हो जाती है इस तरह से, यानी एक शीट हमने यहाँ इंसर्ट की, एक शीट हमें यहाँ चाहिए थी, तो हमने 3 को सेलेक्ट करके रखा और 3 के आगे हमने एक शीट और इंसर्ट कर दी। एक और तरीका है, अगर किसी शीट को इंसर्ट करना है, 2 शीट के बीच में इंसर्ट करना है, तो अब देखिए 11 के पहले ही हमें एक शीट की ज़रूरत है, तो हम 11 को ही सेलेक्ट करके रखेंगे और कीबोर्ड से एक शॉर्ट कमांड यूज़ करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके फंक्शन की F11 को यूज करेंगे, शिफ्ट F11, तो यहाँ पे एक शीट इंसर्ट हो जाती है। हमने 11 को सेलेक्ट करके रखा था, इसलिए उस 11 के एक नंबर आगे की तरफ शीट इंसर्ट हुई है। इसके अलावा देखिए आपके पास यहाँ पे कई सारी शीट इंसर्ट हो चुकी है। जनरली हमारे पास जब शीट्स होती हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप में इनमें शीट नंबर ही आता है, शीट 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही आता है, लेकिन आप उनको रीनेम करना चाहते हैं। आपके पास शीट में जो भी डेटा दिया गया है उससे रिलेटेड ही आप अपने शीट का रीनेम करना चाहते हैं। तो रीनेम करने के 2 तरीके हैं एक्सेल में। पहला तरीका है, इसी शीट पर डबल बार क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इस टाइप से आपको आइकन दिखाया जा रहा है। आप इस शीट का कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे हम मंथ का कोई नाम देते हैं, हमने दिया मई 2018, ये हमने नाम दे दिया मई 2018, यानी मई 2018 का जो भी डेटा होगा हमें पर्टिकुलर इस शीट में ही सर्च करना पड़ेगा। दूसरा एक और तरीका है, जैसे हम इस शीट का भी रीनेम करना चाहते हैं, तो इसी शीट को सेलेक्ट करें, माउस का राइट क्लिक करें और रीनेम के ऑप्शन पे चले जाएं। रीनेम पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये इस तरह से आइकन आ गया है। हम इसको देना चाहते हैं जून 2018, तो देखिए इस तरीके से हम दोनों ही तरीका हम यूज़ कर सकते हैं शीट का रीनेम करने के लिए। चाहे तो आप डबल बार क्लिक करके करें, चाहे आप राइट क्लिक करके। उसके बाद देखिए इसी तरीके से हम हर एक शीट पे कोई ना कोई नाम दे सकते हैं। फिर आपने जो भी वर्क किया है, हर एक शीट पे आपका बहुत सारा डेटा दिया हुआ है और बहुत सारी शीट्स आपने इंसर्ट की हुई है। जनरली कई बार क्या होता है कि हमारे पास जो शीट का डेटा है वो हमें यहाँ न चाह के पीछे कहीं पे लेना है, या पीछे वाली कोई शीट पे जो वर्क किया हुआ है उससे हमें आगे मूव करना है। तो सिंपल सा तरीका है उस शीट को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए, जैसे हमें शीट 9 को उठाकर आगे की तरफ लाना है किसी पर्टिकुलर शीट के आगे या पीछे, तो हम उस शीट के डेटा को नहीं डिस्टर्ब करेंगे, केवल हम उस शीट को ही ड्रैग कर लेंगे आगे की तरफ। तो हमें इसको सेलेक्ट करना है, केवल आपको लेफ्ट माउस बटन प्रेस करना है और इसको आगे ड्रैग करना है। जहाँ भी आप इसको ले जाना चाहते हैं वहाँ पे आप ले जा सकते हैं। जैसे हमें इसको और आगे मूव करना है तो हम इसको
लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करके रखेंगे और इसको आगे की तरफ मूव करेंगे। यानी कोई भी सामान हम एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पे रखते हैं, वैसे ही हम शीट की पोजीशन बदल सकते हैं। किसी भी पोजीशन पे उसको बाद में सेट किया जा सकता है। पीछे वाली शीट को आगे लाया जा सकता है, आगे वाली शीट को पीछे ले जाया जा सकता है। केवल आपको उसको लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करके रखना है। इसके बाद हमें किसी शीट की डुप्लीकेट कॉपी बनानी हो, जैसे हमने कोई फॉर्मेट तैयार किया है, जैसे हमने ये अटेंडेंस शीट बनाई हुई है। अब आप ये चाहते हैं कि हर मंथ में यही अटेंडेंस शीट रहे, केवल मंथ चेंज कर देंगे, तो आपको इसी का फॉर्मेट कॉपी करना है सेम। अगर आपने यही शीट वापस दोबारा नई शीट में तैयार की तो शायद आपको बहुत टाइम लगेगा। तो आपको यही फॉर्मेट लेने के लिए इस शीट की कॉपी बनाना है, और कॉपी बनाने के लिए पोजीशन के साथ साथ हम कंट्रोल यूज करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे और इसको आगे की तरफ मूव कर देंगे, तो इसी शीट की डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है। यानी दोनों ही शीट में आप सेम वर्क देख पाते हैं, सेम फॉर्मेट आप देख पाते हैं। अगर आपको और भी इसकी कॉपी बनानी हो तो कंट्रोल प्रेस करके उसकी पोजीशन चेंज कर दें। तो इस तरीके से एक ही शीट की हम कई सारी कॉपी बना सकते हैं, फिर आप उसको रीनेम कर दें अपने तरीके से। इसके बाद हमें किसी भी शीट के डेटा को या किसी भी शीट को डिलीट करना हो, तो डिलीट करने का जो तरीका है, जैसे हमारे पास एक्स्ट्रा इंसर्ट हो गई ये शीट, तो हम डिलीट करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे और डिलीट ऑप्शन में जाके यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है क्या आप कंफर्म है इस शीट को डिलीट करने के लिए, क्योंकि ये जो शीट है ये परमानेंटली डिलीट होगी और आपका ये जो डेटा है वह भी डिलीट हो जाएगा। दोबारा कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप ये सारा डेटा वापस इस शीट में ला सकें। तो अगर ये शीट डिलीट होती है तो वो परमानेंटली डिलीट होती है। अगर आप कंफर्म हैं तो आप इसको डिलीट कर दें, अदरवाइज इसको कैंसिल कर दें। हमने इसको यहाँ से कर दिया है डिलीट, तो यानी वो शीट जो हमने इंसर्ट की थी वो डिलीट हो चुकी है। इसी तरीके से हमें एक शीट और अगर डिलीट करनी है तो डिलीट करने का जो दूसरा तरीका है वो होम टैब में जाकर यहीं पे आपको मिलेगा डिलीट का ऑप्शन, डिलीट ओपन करेंगे और डिलीट शीट यहाँ से कर देंगे, तो ये वाली शीट हमारी डिलीट हो जाती है। हम इसको डिलीट कर देते हैं, ये डिलीट हो गई। तो इस तरीके से शीट को जिस तरह से इंसर्ट किया जाता है उसी तरीके से आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं, उसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। फिर हम अगर किसी शीट को हाइड करना चाहते हैं, हो सकता है आपके पास बहुत सारी शीट्स हैं और आप वर्क करने में थोड़ा सा परेशानी महसूस करते हैं, तो आप उसको हाइड कर सकते हैं बीच वाली किसी भी शीट्स को। तो जैसे हमें ये वाली शीट हाइड करनी है तो इसी शीट को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करें और यहाँ से हाइड पे क्लिक कर दें, तो वो वाली शीट हाइड हो जाती है। जिस भी शीट को, जैसे हम मई 2018 को हाइड करना चाहते हैं, राइट क्लिक करें और हाइड कर दें। यहाँ से जून 2018 को भी हाइड करना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करके हाइड कर दें। इस अटेंडेंस शीट को भी हम हाइड करना चाहते हैं, राइट क्लिक करके उसको हाइड कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आपके पास कई सारी शीट्स हाइड हो चुकी है। जब हाइड होती है वापस आप उन शीट को लाना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके अनहाइड पे क्लिक करेंगे, तो जितनी शीट्स आपने हाइड की है वो सारी यहीं पे आपको दिखाई देगी। जैसे हमें मई 2018 वापस लेना है तो इसको सेलेक्ट करके ओके कर दें, तो ये वापस आपके उसी पोजीशन पे सेट हो जाती है। या हमारी जो अटेंडेंस शीट है वो हम वापस लाना चाहते हैं तो अनहाइड करके वापस उस अटेंडेंस शीट को हम ला सकते हैं। ये देखिए हमारी अटेंडेंस शीट वापस आ जाती है। तो किसी भी शीट को हाइड करना या अनहाइड करना उसी टैब पर यानी उसी शीट पर अपना राइट क्लिक करके हम ये हाइड और अनहाइड का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। फिर आप अगर किसी शीट को अलग अलग कलर देना चाहते हैं तो आप कलर भी दे सकते हैं। राइट क्लिक करें, टैब कलर पे जाएं और यहाँ से कोई भी कलर सेट कर लें। देखिए यहाँ पे ये कलर सेट हो जाता है। इस तरीके से किसी भी शीट पे आप कलर देना चाहें, राइट क्लिक करें, टैब कलर करें और यहाँ से कोई कलर चूज कर लें। इस तरीके से उस शीट पर कलर ऐड हो जाता है।
ये टेप कलर। इस तरीके से आप उस शीट को कलर दे सकते हैं। तो इस तरीके से कई सारे ऑप्शंस शीट के दिए गए हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी शीट्स है, उनको कैसे अरेंज करना होता है, उनको रीनेम करना, उनको डिलीट करना, उनकी पोजीशन चेंज करना, उनको हाइड या अनहाइड करना। तो ये सारे ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सेल में, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। टेक्स्ट अलाइनमेंट ऑप्शन। देखिए, जब भी हम कोई टेबल क्रिएट करते हैं तो उसमें हमें अपना टेक्स्ट उस सेल में अरेंज करना। अब कैसे अरेंज करना है, उसको राइट साइड में लेना है, उसको लेफ्ट में लेना है, या उसका सेंटर अलाइनमेंट लेना है, तो उसके लिए हमारे पास होम टैब में अलाइनमेंट का एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें टेक्स्ट अलाइनमेंट दे रखा है। अब आप हेडिंग को कैसे अरेंज करना चाहते हैं, बाकी रेस्ट डेटा को कैसे अरेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम देखिए यहाँ पे जो एक टेबल बनी हुई है, इसमें कुछ हेडिंग भी बनी हुई है और नीचे कुछ टेक्स्ट डेटा भी है। हमें इस सबसे पहले ये जो हेडिंग बनी हुई, इसको हमें सेट करना है। उस पर्टिकुलर सेल में उसको सेट करने के लिए आप उसको चाहे तो सेंटर अलाइनमेंट ले लें, चाहे आप लेफ्ट अलाइनमेंट ले लें, चाहे आप टॉप वाला अलाइनमेंट ले लें। अलग अलग टाइप से अलाइनमेंट है। अगर आप इसकी विड्थ जो है वो थोड़ा कम करना, हाइट जो थोड़ा कम करना चाहते हैं तो उसको टॉप में ले लिया, लेकिन हम उसको सेंटर अलाइनमेंट लेना चाहते हैं तो सेंटर में ले लेंगे। इस तरह से अलग अलग अलाइनमेंट ऑप्शन दे रखे हैं। ये तो हुआ हमारी हेडिंग के ऊपर, लेकिन हम ये चाहते हैं नीचे जो टेक्स्ट दिया गया है उस पर भी हमें अलाइनमेंट सेट करना है। तो हम अपने टेबल को सेलेक्ट करेंगे और टेबल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से अलाइनमेंट का ऑप्शन यूज करेंगे। जैसे हम चाहते हैं कि लेफ्ट साइड में रहे हमारा टेक्स्ट, तो हमने लेफ्ट साइड में ले लिया, ताकि क्या है कि अगर हम इसकी सेल की साइज को कम करना चाहें तो थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, ताकि स्पेस ज़्यादा आपको नहीं दिखाई देगा। अब यहाँ पे आप अगर थोड़ा सा इसको अरेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अरेंज करने के लिए या तो इसकी फॉन्ट साइज थोड़ा सा कम करना है, या इसका टेक्स्ट आप किसी और एंगल में सेट कर सकते हैं। तो आपके पास ये जो नाम में ब्लैंक स्पेस जितना दिख रहा है वो नहीं दिखेगा। जैसे मोबाइल नंबर है, अगर हम मोबाइल नंबर में इतना जो स्पेस दिख रहा है पीछे, अगर हम इसको कवर करना चाहें तो इसका हमने अलाइनमेंट सेट करके हमने इसको सेट कर दिया। डेट ऑफ बर्थ में भी आपको काफ़ी सारा स्पेस दिख रहा है, तो इससे हमारी जो टेबल है वो एडजस्ट हो सकती है। उसके बाद अगर हम चाहें तो इसको हमें सेट करना है सेंटर में, तो सारा डेटा जो है वो इस टाइप से सेंटर में सेट हो जाएगा। उस सेल के सेंटर में आपका टेक्स्ट जो है वो सेट हो जाता है। फिर अगर आप चाहते हैं तो इसको राइट साइड में भी सेट कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। सारा टेक्स्ट जो है जैसे पहले हमारा लेफ्ट साइड में सेट हुआ था, वैसे ही हम इसको राइट साइड पे भी सेट कर सकते हैं। तो ये अलाइनमेंट के ऑप्शन है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बॉटम अलाइन मिलेगा, यानी बॉटम है, लेकिन उस सेल की साइज जितनी है उसके अकॉर्डिंग वो आपको क्लियरली नज़र नहीं आ रहा है कि उसमें क्या चेंजेस हुआ है। जैसे हम यहाँ पे इसमें चेंज करते हैं, बॉटम अलाइन लेते हैं तो ये बॉटम में आ जाता है, कुछ इस तरह से, क्योंकि सेल में साइज, सेल की साइज काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से वो आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे ये सेल की साइज कम है और वो टेक्स्ट उसमें बिल्कुल फिट है, इसलिए आपको बॉटम अलाइन नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम बॉटम अलाइन किसी ऐसे सेल पे लेते हैं जहाँ पे स्पेस ऑलरेडी दिया हुआ है तो वहाँ पे आपको ये दिखाई देगा। इसके अलावा हम मिडिल अलाइन लेना चाहते थे, मिडिल अलाइन है, और अगर हम टॉप अलाइन लेना चाहते हैं तो टॉप अलाइन। जैसा हम चाहें वैसा हम अपने डेटा को अरेंज कर सकते हैं। जनरली हम देखिए डिफ़ॉल्ट रूप में तो यहाँ पे लेफ्ट ही आता है, लेकिन अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये है कि हम हेडिंग को और रेस्ट बाकी डेटा को अलग अलग तरह से भी सेट कर सकते हैं। जितना डेटा हम सेलेक्ट करेंगे वहीं पे वो चेंजेस हो सकता है। तो हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके सेंटर अलाइन ले लिया, ये देखिए इस तरह से। तो हमारे डेटा को हम परफेक्टली सेट कर सकते हैं अलाइनमेंट के ऑप्शन से। एक्सेल में टेक्स्ट को एंगल में सेट करना, किसी भी टेक्स्ट को हमें अलग अलग एंगल में सेट करना हो तो हम उसके लिए होम मेनू में ये अलाइनमेंट ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है टेक्स्ट एंगल, इसको हम कहते हैं टेक्स्ट एंगल।
यानी हमें अपने टेक्स्ट को किसी एंगल में सेट करना। देखिए, जानते हैं इस वीडियो में इसको कैसे किया जाता है। जैसे हमारे पास जो सीरियल नंबर है, अगर हम सभी में एंगल एक साथ सेट करना चाह रहे हैं तो आप हम सभी को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको अलग से एंगल में सेट करने के लिए एंगल वाला ऑप्शन जो दे रखा है इस पर हम क्लिक करेंगे और एंगल दे रखा है काउंटर क्लॉकवाइज। जैसे काउंटर जो है क्लॉकवाइज के ऑप्शन में अगर हम क्लिक करते हैं तो जैसा इसका थोड़ा सा प्रीव्यू आप देख पा रहे हैं, इसी एंगल में वो सेट होगा। देखिए, हमने इसको क्लिक किया, देखिए कुछ इस टाइप से आपको ये एंगल दिखाया जा रहा है। इसके अलावा कंट्रोल Z करके हमने वापस उसी पोजीशन पे ले लिया इसको। अगर हम चाहते हैं कि हमें एंगल क्लॉकवाइज चाहिए तो जैसा इसका प्रीव्यू दिखाया जा रहा है, अब ये क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो देखिए कुछ इस तरह से ये क्लॉकवाइज मूव किया गया है एंगल को। अगर हम टेक्स्ट को इस तरह से भी हम देना चाहें तो इस तरह से भी दे सकते हैं। कंट्रोल Z करके हमने वापस उसी पोजीशन में इसको लिया है। उसके बाद हमने इसमें ऑप्शन लिया है वर्टिकल टेक्स्ट। अगर हमें डेटा को वर्टिकली लेना है, जो भी हेडिंग जो बनी हुई है, हम ये चाह रहे हैं कि हम उसको वर्टिकली टेक्स्ट के रूप में लें, तो इस तरह से वर्टिकल टेक्स्ट। लेकिन अगर इस ऑप्शन में आप लेते हैं तो अगर टेक्स्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है, यानी हेडिंग बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। और इसके अलावा अगर हम चाहें तो इसको रोटेट टेक्स्ट अप में भी ले सकते हैं, इस तरह से कुछ, यानी सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, टेक्स्ट सीरीज जो बनाई हुई है, कुछ इस तरह से भी हम दे सकते हैं उसको। और इसके अलावा अगर हम रोटेट टेक्स्ट डाउन में लेना चाहें तो देखिए अप में कुछ इस तरह से आपको दिखाया जा रहा है कि जो भी हेडिंग बनी हुई है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यानी बॉटम से स्टार्ट होके अप में जा रही है। लेकिन अगर हम डाउन टेक्स्ट लेते हैं, रोटेट डाउन, तो कुछ इस तरह से आएगा कि ऊपर की तरफ से उस हेडिंग को लेके हुए नीचे की तरफ से आ रहा है। तो ये कुछ टेक्स्ट अलाइनमेंट के ऑप्शन है। लेकिन अगर हम फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में जाते हैं तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से एंगल सेट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको ये टेक्स्ट एंगल को कितने % पे आपको सेट करना है वो कर सकते हैं। देखिए, अभी हमारा जो है -90 डिग्री सेट किया हुआ है। अगर हम इसको थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करते हैं तो देखिए ये -45 डिग्री दिया हुआ है। हम इसको ओके करते हैं तो देखिए टेक्स्ट कुछ इस तरह से हो जाएगा। अगेन हम टेक्स्ट में फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में जाते हैं। अभी देखिए -40 डिग्री है। अगर हम इस पे 90 डिग्री सेट करते हैं, देखिए हमने 90 डिग्री सेट किया इस पे, यानी 90 डिग्री 0 डिग्री, यानी ये तो माइनस है, 90 डिग्री जब इधर लेंगे तो वो 90 डिग्री है। अभी हमारे पास जो 0 डिग्री हमने सेट किया है, 0 डिग्री का मतलब है वापस उसी पोजीशन पे सेट होना, जिस पोजीशन से हमने अपना डेटा एंगल में सेट करना शुरू किया था वहीं पे वापस हमने सेट कर दिया है। उसके बाद वापस हम फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में जाते हैं। अब हम इसको बढ़ते हुए क्रम में ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिया 15 एंगल पे सेट किया, 15 डिग्री पे हमने इसको सेट किया है। हम ओके करते हैं तो देखिए कुछ इस तरह से अलग अलग अलाइनमेंट के जो ऑप्शन है, हम उसको डायरेक्शन कैसे दे सकते हैं, यहाँ से डायरेक्शन दिया जा सकता है। देखिए हम यहाँ से बढ़ाते हैं इसको, हमने यहाँ से इसको लेके, देखिए हमने इसको बिल्कुल यहाँ ले लिया है, यानी ये 90 डिग्री पे सेट हो गया है। जब हम नीचे की तरफ आते हैं -90 डिग्री होता है और इधर जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो प्लस यानी पॉजिटिव डिग्री में सेट हो जाता है। ये कुछ इस तरह से जो अलाइनमेंट, जो डिग्रीज हमने यहाँ से सेट की थी वही आप यहाँ से भी इसको सेट कर सकते हैं। जितना हम लेना चाह रहे हैं उतना आप ले सकते हैं। 45 डिग्री सेट किया, ये 45 डिग्री सेट हो गया, कुछ इस तरह से। आपको अलग अलग टेक्स्ट डायरेक्शन अगर देने हैं तो हम यहाँ से डायरेक्शन इसको दे सकते हैं। फॉर्मेट सेल में जाके अगर हम इसको नॉर्मल बनाना चाहते हैं तो नॉर्मल वापस हम इसको यहाँ से लेकर इसको सेंटर में ले लेंगे तो ये बिल्कुल नॉर्मल बन जाएगा, यानी 0 डिग्री, नहीं 90 डिग्री हमें माइनस में 40 डिग्री लेना है, नहीं हमें उसको प्लस या माइनस में देना है। हम इसको ओके कर देंगे तो देखिए वापस इसको सेट कर दिया है। तो ये था हमारा टेक्स्ट एंगल को सेट करना, एंगल में सेट करना।
तो वो आपको होम मेनू में टेस्ट एंगल वाले ऑप्शन में मिलेगा। और इसको हमें वापस नॉर्मली बनाने के लिए आप इसको 0 डिग्री पे सेट करेंगे या फिर यहाँ से ऑप्शन अलग अलग दे रखे हैं उनको हम ले सकते हैं। रेप टेक्स्ट को कैसे यूज़ किया जाता है? रेप टेक्स्ट एक ऐसा ऑप्शन है जिसके थ्रू हम किसी भी सेल में डेटा को एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक टेबल बनी हुई है। इस टेबल में कुछ हेडिंग भी दे रखी है, जैसे आईडी नंबर है, नेम है। तो हम उसको क्या है, कॉलम की विड्थ को एडजस्ट कर लेते हैं, जितना नाम है उसके अकॉर्डिंग हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे HRA 2016 में यहाँ पे नीचे जो कॉलम नंबर में दे रखे हैं उसमें बहुत सारा खाली ब्लैंक स्पेस दिया गया है। अगर हम इसकी हेडिंग को, अगर हम इसको कम करते हैं, इसकी कॉलम की विड्थ को कम करते हैं तो नीचे वाला डेटा तो एडजस्ट हो जाता है, लेकिन ऊपर जो आपके पास ये हेडिंग जो बनी हुई है वो उसमें छिप गई, यानी कट गई है। जैसे इसमें भी अगर हम यूज़ करते हैं तो ये इस तरह से ये छिप जाता है। तो इसको एडजस्ट करने के लिए हम क्या करें कि हमें कॉलम की विड्थ नहीं बढ़ानी है, और हम कॉलम की विड्थ नहीं बढ़ा के इस डेटा को, यानी इस हेडिंग को हम कैसे एडजस्ट करें। तो उसके लिए यहाँ पे रेप टेस्ट का ऑप्शन दिया गया है, जो आपको होम मेनू में रेप टेस्ट मर्ज एंड सेंटर के जस्ट ऊपर दे रखा है रेप टेस्ट का ऑप्शन। जैसे आपको जिस सेल के डेटा को एडजस्ट करना है, कर्सर वहीं रख के रेप टेस्ट को यूज़ कर लें, यानी क्लिक करेंगे तो वो एडजस्ट हो जाएगा इस तरह से। उसमें उसकी रो की हाइट बढ़ा के उसको वो सेट कर देता है उसी के। तो इस तरह से हमारा डेटा जो है वो सेट भी हो गया और हमें कॉलम की विड्थ भी नहीं बढ़ानी पड़ी। जब हमें कॉलम की विड्थ नहीं बढ़ानी है तो हम रेप टेस्ट को यूज़ कर लेते हैं। उस कंडीशन में थोड़ी सी रो की हाइट बढ़ा दी जाती है और उसी सेल में वो डेटा को एडजस्ट कर दिया जाता है। तो काफ़ी यूज़फुल चीज़ है एक्सेल में रेप टेस्ट। अलग अलग मैटर पे अलग अलग तरीके से इसको यूज़ किया जा सकता है। जब हमें अपनी सेल के डेटा को अरेंज करना है तो हम रेप टेस्ट से अरेंज कर सकते हैं। किसी डेटा के साथ यदि हमें बुलेट्स यूज़ करने हैं तो वो कैसे किए जाते हैं, तो उसके लिए देखो कुछ स्टेप बताए जाएंगे। यहाँ पे जैसे कुछ डेटा दिया गया है उसमें हम